इंडिया कभी कभी खुद को ओवर एस्टिमेट कर रहा होता है, यानी उसमें जितनी ताकत है उससे कई गुना ज़्यादा वो खुद को ताकतवर समझ रहा होता है अपनी पॉलिसीज़ बनाते वक्त। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि चीन ने अपने सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में इंडिया के हवाले से ये कमेंट्स पास की हुई हैं। ग्लोबल टाइम्स ने सवाल उठाया है कि इंडिया तो अपने दिमाग में ये बिठा के आगे बढ़ रहा है कि चीन के खिलाफ वो अमेरिका की गैंग में शामिल होगा और अमेरिका बदले में उसको कई बेनिफिट्स देगा, लेकिन क्या इंडिया के पास कोई लेवरेज भी मौजूद है अमेरिका के खिलाफ? ये सवाल ग्लोबल टाइम्स उठा रहा है। और इंडिया अमेरिकी खुशामद में रेड लाइन क्रॉस कर चुका है चीन के खिलाफ, और इस साल अक्टूबर में उन्होंने इलेक्शन से सिर्फ कुछ ही दिन पहले ट्रंप इंतजामिया के साथ बीका का मुआहदा भी साइन किया हुआ है, जिससे बज़ाहिर तो यूँ लग रहा है कि अमेरिका इंडिया की हेल्प कर रहा है अगेंस्ट चाइना, लेकिन दरअसल बीका का मुआहदा साइन करके इंडिया ने अपना पूरा का पूरा जो उनका डिफेंस सिस्टम है वो अमेरिका के सामने खोल के रख दिया हुआ है, जिससे अमेरिका ना सिर्फ यूज़ कर सकता है बल्कि उसको मैनिपुलेट भी कर सकता है। तो बीका के साइन होने के बाद मोदी साहब के जो हार्डलाइनर जो उनकी फैन फॉलोइंग है ये खुश तो बहुत हैं, लेकिन जो इंडिया के संजीदा हल्के हैं, जो वहाँ के सीरियस लोग हैं, उनको ये परेशानी लायक हो गई है कि पूरा इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है वो अब अमेरिका के सामने एक खुली किताब की तरह है। मोदी साहब का ये जो हिंदुत्व वाला नज़रियाती इनकी जो फैन फॉलोइंग है, उनको ये गुमान है कि कमला हारिस जो कि इंडियन नस्ल की अमेरिकी हैं और अमेरिका की नायब सदर बनने जा रही हैं, इनकी माँ इंडियन थी जबकि इनके वालिद जो थे ये ब्लैक नस्ल के अमेरिकी थे। तो इनके जो इंडियन रूट्स हैं उसको भी इंडिया अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और कमला हारिस के नायब सदर बनने के बाद बीजेपी और आरएसएस के जो वर्कर्स हैं इनकी जानिब से खुशी में मिठाइयाँ भी तकसीम की गई कि अब अमेरिका का जो नायब सदर है ये इंडियन है, लेकिन इन हजरात को ये इल्म ही नहीं है कि कमला हारिस खुद को इंडियन अमेरिकी कहलवाने की बजाय स्याह फाम यानी ब्लैक नस्ल की अमेरिकी कहलवाना पसंद करती हैं। इंडिया ये भी कैलकुलेशन करके बैठा हुआ है कि अगर जंग होती है उसकी चीन के साथ तो अमेरिका भी अपनी फ़ौज इंडिया की मदद के लिए भेज सकता है। ये अजीब व गरीब सी कैलकुलेशन है जो कि इंडिया ने यानी करके बैठे हुए हैं। देखें, इन्हीं किस्म की हाइपोथेटिकल चीज़ों पे बिलीव करने की वजह से ही चीन ये कहता रहता है कि इंडिया खुद को ओवर एस्टिमेट कर रहा होता है जब भी वो अपनी पॉलिसीज़ बना रहे होते हैं। इस सिलसिले में कुछ दिन पहले एक छोटी सी खबर ज़रूर लगी है, लेकिन इंडियन मीडिया में भी उसको इतना हाइप नहीं दिया गया कि अमेरिका में आर्मी अलास्का के कमांडर हैं एक मेजर जनरल पीटर एंड्रियासियाक। इन्होंने कहा है कि हम इंडिया की फ़ौज के साथ मिलकर हिमालय के पहाड़ों पर मिलिट्री एक्सरसाइजेज करेंगे, और ये भी नोट करें कि ये मिलिट्री ड्रिल्स अगर होती भी हैं तब भी ये 2022 में कहीं जाकर हो सकती हैं। अमेरिका अपने कुछ दर्जन कुछ 100 फौजी अगर हिमालय के पहाड़ों पर मिलिट्री ड्रिल्स के लिए भेज रहा है मिसाल के तौर पर, तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि अमेरिका अपनी फ़ौज इंडिया के प्रोटेक्शन के लिए भेज रहा है? सवाल ये है कि अमेरिका ऐसा आखिर करेगा क्यों? आखिर इंडिया के पहाड़ों और बर्फ़ानी मैदानों को बचाने का अमेरिका को क्या फ़ायदा होगा? अगर अमेरिका ने इस तरह डायरेक्टली चीन के साथ लड़ना होता तो क्वाड क्यों बनाता अमेरिका, और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी अमेरिका क्यों बनाता? और ये भी याद रहे कि अमेरिका अपनी जंगी खर्चे बचाने के लिए एंड तक इंडिया को कहता रहा कि आप आ जाएं अफ़गानिस्तान के अंदर अपनी फ़ौज लेकर, लेकिन इंडिया नहीं आया था। और एट द एंड अमेरिका को ला हासिल जंग में 20 साल लगाने के बाद वहाँ से जाने का ऐलान करना पड़ गया। अब अगर अमेरिका इंडिया को बचाने के लिए, उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अपनी फ़ौज पहाड़ी इलाकों में भेज रहा होता है, फॉर एग्जांपल जहां का टेम्परेचर -20 से भी नीचे रहता है, तो अमेरिकी फ़ौज वहां पर कब तक बैठी रहेगी -20 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में, और कब तक अमेरिका वहां पर अपने पैसे लगाता रहेगा टैक्स पेयर्स के उन फौजियों पर जो कि हिमालय के पहाड़ों में बैठकर इंडिया के लिए चौकीदारी का काम करेंगे। देखें, दिफाई तज्ज़िया निगारों का मानना है कि 2023 तक चीन इस पोजीशन में होगा कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम समेत अपने जो उसके इलाके हैं वो इंडिया से वापस ले सके। और ये जो चीनी जंग होगी, नहीं, ये रवायती जंगों से थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी। इसमें मशीनें, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम ह्यूमन सोल्जर्स से ज़्यादा होगा। तो अगर इससे पहले अमेरिका अपने कुछ फौजी इस तरह फ़र्ज़ करें कि डिप्लॉय कर देता है, चले मिलिट्री एक्सरसाइजेज नहीं करता, डिप्लॉय कर देता है, तो हज़ारों किलोमीटर वाले इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में कहाँ कहाँ अमेरिका अपनी फ़ौज रख सकता है? ये तो इतना बड़ा इलाका है, जबकि
ये पूरी की पूरी एलएसी ही डिस्प्यूटेड है। तो इस पूरी डिस्प्यूटेड एलएसी में अमेरिका अपने सोल्जर्स कहाँ पर डिप्लॉय करेगा, और फिर उनकी लॉजिस्टिक्स की जो नीड्स होंगी वो, उनकी सप्लाई लाइन के मसाइल, ये सब आखिर अमेरिका कैसे मैनेज करेगा, और आखिर में ये सब करने के बाद भी अमेरिका को क्या चीज़ हासिल होगी, उसको मिलेगा क्या। और सबसे अहम सवाल ये है अगेन कि जो ग्लोबल टाइम्स ने भी पूछा हुआ है कि आपके पास आखिर अमेरिका से ये सब सपोर्ट हासिल करने के लिए, ये सब करवाने के लिए लेवरेज क्या है, आपके पास क्या चीज़ है जो आप अमेरिका को देंगे तो वो इतने बड़ी चीज़ें आपके लिए करेगा। आपकी वजह से अमेरिका चीन के साथ अगर डायरेक्टली जंग में इन्वॉल्व होता है फेस टू फेस, तो आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको नज़र में रख के अमेरिका ऐसा करने का सोचेगा। देखें, इस वक्त इंडिया को मुकम्मल तौर पर चीन के आमने सामने लाकर अमेरिका इंडिया को शतरंज में एक प्यादे के तौर पर इस्तेमाल कर चुका है। क्योंकि अगर इंडिया कश्मीर और लद्दाख से आर्टिकल 370 ना हटाता तो शायद इंडिया और चीन के ताल्लुकात कभी इतने ख़राब ना होते जितना इस वक्त ख़राब हैं। और वैसे भी ये आर्टिकल हटाना इंडिया की किसी भी हुकूमत के लिए आसान था, सिर्फ एक कानून साजी करनी थी नेशनल असेंबली से। लेकिन इंडिया की माजी की हुकूमतों को ये बात अच्छी तरह से मालूम थी कि ऐसा करने के बाद इंडिया के लिए कितना ज़्यादा मसला पैदा हो सकता है। अभी इंडिया सिर्फ कश्मीर के अंदर इंगेज रहता है, लेकिन अगर आर्टिकल 370 हटाया गया तो चीन और पाकिस्तान की जानिब से भी खुल के इंडिया के बॉर्डर्स पर प्रेशर डाला जाएगा। तो ये बात इंडिया के माजी की हुकूमतों को मालूम थी, लेकिन मोदी साहब इस चीज़ को डाउन प्ले कर गए और उन्होंने इसको लाइटली लिया है। उनका ये ख्याल था कि पाकिस्तान थोड़ा बहुत शोर मचाएगा लेकिन चीन इस पे जो है वो खामोश रहेगा। और मेरी जो शी जिनपिंग के साथ पर्सनल केमिस्ट्री है, जिसके लिए मोदी साहब ये कह चुके हैं कि शी जिनपिंग और मेरा ताल्लुक जो है वो +1 है। और फिर मोदी साहब ने कहा कि ये +1 क्या होता है ये लोगों को समझने के लिए अभी समय लगेगा। मोदी साहब के ये बयान कुछ साल पुराना है, लेकिन अब जब चीन और इंडिया की फ़ौजें आमने सामने खड़ी हुई हैं तो सब लोगों को ये एहसास हो गया है कि मोदी साहब की जानिब से ये सिर्फ लफाजी की गई और एक बेतुका सा स्टेटमेंट था जिसकी कोई बेस नहीं थी बुनियादी तौर पर। अगर उनके कोई ज़रा बराबर शी जिनपिंग के साथ कोई रिलेशंस होते तो चीन कभी भी अपनी फ़ौज लेकर ना आता लद्दाख के ऊपर। बहरहाल बात आखिर में ग्लोबल टाइम्स के उस सवाल पे आकर ही रुकती है कि आखिर इंडिया के पास ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से अमेरिका इस लेवल पर जाकर इंडिया का साथ दे सकता है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए अपने फ़ौजी भेज सकता है। ऐसी आखिर क्या चीज़ है इंडिया के पास ऑफ़र करने के लिए। अगर इसका जवाब ये है कि इंडिया अमेरिका की हेल्प करेगा कंटेनमेंट ऑफ चाइना के लिए, तो फिर कंटेनमेंट ऑफ चाइना के लिए अमेरिका अपने फ़ौजी क्यों भेजे। अगर अमेरिका को कंटेनमेंट ऑफ चाइना के लिए खुद आना पड़ रहा है मैदान में, अपने फ़ौजी लेकर आने पड़ रहे हैं, तो इंडिया की उसको क्या ज़रूरत है फिर। इस वक्त भी इंडिया के पास बाय द वे एक ऑप्शन मौजूद है कि चीन और पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशंस अगर बेहतर करने की कोशिश कर सकता है इंडिया इस वक्त भी, तब भी उनके लिए ये जो सिक्योरिटी के इतने सारे चैलेंजेस पैदा हो चुके हैं ये कम हो सकते हैं।